ऑलराइट बेटा, देखो लास्ट क्लास तक आप लोगों को टोटल स्टीरियो आइसोमर कैसे निकालने हैं व्हेन वी आर हैविंग मिक्स्ड एग्जांपल ऑफ ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल वो कराया था। अभी मैं ऐसे एग्जांपल्स कराता हूं जिसमें आपको कोई कायरल सेंटर नहीं है, आई मीन कायरल कार्बन नहीं है, बट इसके बावजूद वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होने का कंडीशन क्या था, एक बार वापस से आप लोग मुझे रिवाइज कराओ। What were the essential condition for a molecule to become optically active? Very good. Plane of symmetry नहीं होना चाहिए and center of symmetry। बस इतना बात ध्यान दे करके मैं जो एग्जांपल दे रहा हूं उसको आप करने की कोशिश करो। चलो तो मैं आपको दे रहा हूं एग्जांपल जहां पे मैं C डबल बॉन्ड C and H Cl and H and Cl दे रहा हूं। आप बताओ क्या इस मॉलिक्यूल के पास POS COS है, और अगर नहीं तो क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है, इतना बताना है आपको। आइडेंटिफाई द POS COS एंड ऑप्टिकल एक्टिविटी फॉर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। आइडेंटिफाई द POS, प्रेजेंस ऑफ POS COS एंड ऑप्टिकल एक्टिविटी फॉर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। तो ये ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनमें कोई कायरल कार्बन प्रेजेंट नहीं है। दूसरा लेता हूं, इसको क्या बोलते हैं बेटा, सबको मालूम है, लगातार डबल बॉन्ड आ जाए तो क्यूमुलेटेड ईन होता है, और दो डबल बॉन्ड आ जाए तो इसको क्या बोलते हैं, एलिन है ये। तो व्हाट इज एलिन? हाँ एलिन इसको बोलते हैं। CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, दिस इज एलिन ना, ये एलिन का डेरिवेटिव। अच्छा एलिन का एग्जांपल, ये इससे रिलेटेड एग्जांपल हमने पहले भी किया है, याद है आपको? कब किया है? जब ज्योमेट्रिकल पढ़ रहे थे, उसमें मैंने बताया था बेटा लगातार दो डबल बॉन्ड आ जाए तो ये हाइड्रोजन परपेंडिकुलर प्लेन में हो जाते हैं। अब वो कैसे हो जाते हैं वो भी समझाया था मैंने, एक बार फिर से ध्यान से सुनो, मैं फिर से एकदम जीरो से समझाता हूँ, ठीक है? मिडिल वाले का आप हाइब्रिडेशन निकालो, क्या हाइब्रिडेशन इसका? sp। अच्छा इधर वाले को अगर मैं x एक्सिस बोल दूं, ऊपर वाले को y एक्सिस बोल दूं, तो कितने लोग कह रहे हैं sp में ये इसी लाइन के लॉन्ग ट्रिपल बॉन्ड है, ये लीनियर मॉलिक्यूल है, तो p कौन सा यूज हुआ होगा? px py pz px, क्योंकि तभी तो, अरे बाबा s और px यूज होगा तभी तो ये sp बनेगा इसी लाइन के लॉन्ग। तो बस ये sp है, यानी spx, यानी इसका कौन सा बचा फिर? एक py बचा और एक pz। अच्छा बताओ py एंड pz से ये क्या बनाएगा? दो पाई बॉन्ड, एक इधर वाला और एक इधर। अच्छा pz अगर ये यूज करेगा और इससे पाई बॉन्ड बना रहा है तो इसको भी अपना pz यूज करना पड़ेगा, तो बचा इसका py, तो इसका भी क्या यूज होना पड़ेगा? py। अब आपको समझ आ रहा है, इधर py और इधर pz दोनों परपेंडिकुलर हो गए, तो जब उनके नॉर्मल परपेंडिकुलर हैं तो उनके प्लेन भी परपेंडिकुलर होंगे। परपेंडिकुलर होने की वजह से मैंने बोला था कि ये बेटा एक प्लेन में नहीं है चारों ग्रुप, इसलिए ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अगर अलग अलग यहाँ रख भी दोगे तो भी नहीं होने वाला है। याद आ रहा है? कुछ ध्यान आया? तो एलियन डेरिवेटिव का, लेकिन ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए बहुत अच्छी बात है। ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए अच्छी बात क्यों है? क्योंकि ये मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं है, जो कि हमें पहली कंडीशन होती है। ऑप्टिकल कोई भी मॉलिक्यूल जो प्लेनर हो वो अबाउट द मॉलिक्यूलर प्लेन पोजेस प्लेन ऑफ सिमेट्री। कोई भी मॉलिक्यूल जो प्लेनर होता है वो सेम मॉलिक्यूलर प्लेन, जिस प्लेन में मॉलिक्यूल लाई करता है, अगर वहीं से प्लेन पास कर दो तो हाफ ऑफ मॉलिक्यूल ऊपर नीचे बढ़ जाता है, सो पीओएस हो जाता है। तो कम से कम ये 3 डायमेंशनल है। अब हम अगली कंडीशन चेक करेंगे, क्या पीओएस है इसमें? चेक करो क्या पीओएस है, चेक करो, चेक करो क्या पीओएस है, क्या सीओएस है? पीओएस है कि नहीं है? अभिषेक दिख रहा होगा पीओएस? नहीं देखो ना अभिषेक, नहीं दिखाई दे रहा है? ऐसे करने से ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन को ओवरलैप, ये इसको कर लिया, तो मेरे में तो दिख रहा है साफ साफ। बोलो तो बोल रहा नहीं है, गलत बोल रहा है ना? बोलो
लग रहा है ना पीओएस, देखो अभी यही समझाया है, बट उसको रेप्लिकेट नहीं कर रहे हो तुम। क्या है कि C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, अगर ये H और ये Cl प्लेन में है तो इसका हाइड्रोजन ऊपर और क्लोरीन नीचे है, प्लेन में है ही नहीं। अब बताओ हाइड्रोजन यहां मान लो ये हाइड्रोजन है, अब आप यहां से प्लेन पास करो, हाइड्रोजन का इमेज यहां बनना चाहिए, जबकि ये कहां है, प्लेन के अंदर। समझ आया? 3D में नहीं दिमाग चलाओगे बेटा ना तो ये सब प्रॉब्लम्स नहीं होने वाले, मैं कितना भी अच्छे पढ़ा लूं तुम्हें, चलाना पड़ेगा ही। समझ आया? तो देर इज नो पीओएस, यहां से पीओएस नहीं है, ये लिख लेना क्यों नहीं पीओएस है, बहुत जरूरी है, अच्छे से एक्सप्लेन कर लेना, क्योंकि फिर दोबारा रिवाइज करोगे ना तुम्हें बिल्कुल ब्लैंक हो जाओगे, दिखेगा नहीं। वाई देर इज नो पीओएस? बिकॉज ये अगर प्लेन में है तो ये परपेंडिकुलर है, तो इमेज नहीं बन पाएगा एक दूसरे का, ओवरलैपिंग इमेज। कर लिया? तो क्या बताओ, अगर पीओएस नहीं है, सीओएस नहीं है, पीओएस नहीं है, तो मॉलिक्यूल कायरल हो गया। ये सुनो, कायरल मॉलिक्यूल, ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल, बोलो। ऑप्टिकली एक्टिव हो गया तो इसके दो बनेंगे, कौन कौन सा बनेगा? ये और इसका मिरर इमेज, बोलो। तो मिरर इमेज भी बना लो। ये दोनों क्या हो गए? एनैंशियोमर, और इनका 50%, इनका 50% का मिक्सचर क्या हो जाएगा? रेसिमिक मिक्सचर। क्या वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा? नहीं सर। क्यों नहीं होगा? ड्यू टू इन, हाँ, एक्सटर्नल कॉम्पेंसेशन, राइट, एक्सटर्नल कॉम्पेंसेशन, वेरी गुड। आइए चलिए आगे देखते हैं, कुछ मॉलिक्यूल और देता हूं। देखो जैसे ये केस है बेटा, इससे मिलता जुलता केस, ये एलीन था ऊपर ना, इससे मिलता जुलता केस आता है बाईफिनाइल का। किसका? बाईफिनाइल, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बाईफिनाइल, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बाईफिनाइल का केस, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बाईफिनाइल, ऑर्थो, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बाईफिनाइल। अब ये ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बाईफिनाइल क्या है? तो देखो बाईफिनाइल जब भी हम लिखते हैं तो आपको मालूम है कि दो बेंजीन रिंग आपस में जुड़े हुए हैं बिना कोई ब्रिज कार्बन हुए, है ना। और ये कैसा बॉन्ड है बीच में? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड होने की वजह से आराम से ये घूम सकता है, तो ये रोटेशन अलाउड होता है, रोटेशन occurs around sigma bond at room temperature। तो इसके रोटेशन होने से क्या होगा, कभी एक फिक्स प्लेन में नहीं रह पाएगा, ये चलता रहेगा, ऐसा घूमता रहेगा। लेकिन अगर मैं ऑर्थो पे सब्स्टिट्यूटेड कर दूं, कौन सा सब्स्टिट्यूशन? नेचुरल सी बात है, कोई बल्कि एयर ग्रुप जैसे CH3। भाई अब हाइड्रोजन हटा के ड्यूटेरियम तो नहीं लगाओगे ना, जैसे यहां पे क्या डाल दो? NO2, इधर भी डाल दो क्या? CH3, इधर भी क्या डाल दो? NO2। अब ये रोटेशन जो हो रहा था ये ब्लॉक हो गया। अच्छा फिर से ये दोनों एक प्लेन में है ही नहीं, क्योंकि देखो एक प्लेन में होने का मतलब मैक्सिमम रिपल्शन, सामने सामने। इसका मतलब ये ऐसे हो गया है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पहले अगर ये प्लेन में जाते भी थे तो अब आउट ऑफ प्लेन हो गए, आउट ऑफ प्लेन होने से क्या हुआ, अब वो रोटेट नहीं कर पाएंगे, यानी कन्फर्मर पॉसिबल नहीं है। इसके अबाउट कन्फर्म पॉसिबल, इसके अबाउट कन्फर्मर पॉसिबल।
अब अगर आपको इस साइड से इस साइड जाना है तो बॉन्ड तोड़ के ही जाना पड़ेगा, यानी कॉन्फ़िगरेशनल चेंज करनी पड़ेगी। अब बताओ क्या इसमें पीओएस है? अर्शिया, क्या इसमें पीओएस है? नहीं है। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। अब जो एकदम अभी अभी भी नहीं समझे, से लगा करके देखेंगे, अरे देखो सामने सामने, बट ये सामने नहीं है, ये ऐसे हो गया। सो नो पीओएस, यहाँ पे भी लिख लेना आउट ऑफ प्लेन। सीओएस तो है ही नहीं, यानी काइरल मॉलिक्यूल, बोलो ना। काइरल मॉलिक्यूल का मतलब क्या है? जिसके पास पीओएस सीओएस ना हो, यानी ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल। अब भी मैं चाहूंगा तो इसका एक मिरर इमेज भी बना लूंगा, इन ट्यूमर एग्जिस्ट करे। अच्छा, ये ऐसे अभी तक एग्जाम्पल बताया है जहां पे कोई काइरल कार्बन नहीं है जिससे चारों ग्रुप अलग अलग जुड़े, isn't it? लेकिन फिर भी ये मॉलिक्यूल्स क्या है? ऑप्टिकली। तो कभी कभी एग्जाम में पूछता है, क्या काइरल कार्बन का होना ये मस्ट कंडीशन है के ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए? आंसर है बिल्कुल नहीं। बाइफिनाइल इज अ क्लासिक केस ऑफ दैट, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल। लिख लेना, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल रहे तभी होगा। अगर ये गलती से ऐसा हो गया तब गड़बड़ हो जाएगा। अगर यही आप ऑर्थो के बजाय आपने यहां भी कर दिया, यही सेम कर दो आप, तो ये आराम से रोटेट कर जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। समझ आ गया? बोलिए। हाँ, तो इसको ध्यान में रखना है और इस हिसाब से सोचना है। मिटा दूं? पूरा मिटा दूं अच्छे से? अच्छा, इतना केस अगर आप समझ लियो तो तीसरा आता है स्पाइरेन का। स्पाइरो ग्रुप किसको बोलते हैं भाई? सिंगल ब्रिज कार्बन वाले। मैं एक काम करता हूं, यहां एक CH3 डाल दूं, यहां एक CH3 डाल दूं। ना, अब ये स्पाइरेन का आप एक बारी केस देख करके समझाओ मुझे, स्पाइरेन का।
हुए बच्चों? क्या किया आप लोगों ने इसमें? है पीओएस? प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखा आपको? हाँ जी, बोलिए। कौन से दो कार्बन बेटा? हाँ, बिल्कुल सही आंसर, एब्सोल्युटली करेक्ट। कि अगर सर ऐसे नहीं भी हो, अगर हम सिर्फ यही फोकस करें तो भी ये कायरल है ना? समझ आ रहा है ना? क्योंकि इधर आप कुछ अलग सा कर दिए, तो अगर यहाँ मान लो CH3 है, यहाँ H है, तो एक ग्रुप हो गया दूसरा, और इसको हाफ से डिवाइड करोगे तो इस साइड और इस साइड अलग अलग है ना, क्योंकि यहाँ के बाद कुछ और भी, तो ये तो यही कायरल हो गया और यहाँ भी, है ना? बोलो भाई, सबको दिख रहा है? तो इस वजह से ये कायरल मॉलिक्यूल तो है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब इसी का एक मैं थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन ले लेता हूँ, ऐसा वाला, और बहुत मजा आएगा, क्योंकि आपने मुझे ये रास्ता दिखाया है तो मैं भी आपको कुछ दिखाता हूँ। ये ले लो। क्या है ये? क्या है ये राघव? ये क्या है? ऑक्सीजन इनसाइड द रिंग। ऑक्सीजन इनसाइड द रिंग। कैन यू नाउ टेल मी? जल्दी करो, जल्दी करो। कोई बात नहीं बेटा, बैठ जाओ वहीं पे, वहीं हो गया? क्लियर हुआ? बताइए, क्या ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है? सोच के बताइए। नहीं, ऐसे नहीं, ये गलत बात, ये गलत तरीका है सोचने का, है ना? एकदम बेसिक्स पे चिपक करके सोचना है। तुम लोग के रेंज में है भाई ये मॉलिक्यूल, सोचने लायक है। बोलिए, बोलिए बेटा। आंसर इज, यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। और sp3 में अगर आपको मालूम है कि दो बॉन्ड अगर एक प्लेन में हुए तो बाकी दोनों, यानी ऐसा है कहानी कि एक प्लेन में है तो दूसरा परपेंडिकुलर।
अब जैसे ही परपेंडिकुलर हो गए तो क्या आपको समझ आ रहा है, पीओएस भी नहीं होगा एंड सीओएस भी नहीं। तो ऑप्टिकली क्या हो गया ये, सबको क्लियर हो गया ये बात? चलो बढ़िया। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग केस, ऐसा एक मॉलिक्यूल है जहां पे कायरल कार्बन एंड कायरल एटम होते हुए भी एक सिंगल, ये सिंगल मतलब मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहा हूं, सिंगल कायरल सेंटर। आपको मालूम है ना, ऐसे मॉलिक्यूल जिन पे एक ही कायरल सेंटर हो तो एक्टिव होंगे, दो होता है तो चांस है मेसो बनने का, याद है ना, ऊपर नीचे दोनों हो जाए तो बीच से प्लेन होने का चांस है, एक हो तो पक्का है। अब मैं ऐसे एग्जांपल दिखाऊंगा जहां पे एक होने के बावजूद नहीं होता है, एंड दैट इज द केस ऑफ अमाइन इन्वर्जन, दैट इज द केस ऑफ अमाइन इन्वर्जन। ये केस लेके चलते हैं। देखो, क्या ये सेंटर कायरल है नाइट्रोजन? तो चेक करो, चारों ग्रुप अलग अलग है, और हमने चेक किया था पहले भी कि जब चारों ग्रुप अलग अलग हो जाते हैं तो ना तो उस सेंटर के अबाउट पीओएस मिलने वाला है ना ही सीओएस। इस पे पीओएस सीओएस नहीं है, नहीं है, सीओएस नहीं है, लेकिन फिर भी इसके सॉल्यूशन को चेक करते हैं तो इट इज ऑप्टिकली नहीं, बट स्टिल इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ना तो पीओएस है ना तो सीओएस है, इसके बावजूद ये दोनों की कहानी ऐसे ही, दोनों की ही कहानी ऐसे ही, अकेले इसकी नहीं। क्या रीजन है भाई, अब क्या गड़बड़ हो गया इसमें? तो बोलते हैं कि ये बड़ा ही एक वियर्ड सा फिनोमिना होता है जिसमें ये जो लोन पेयर है, लोन पेयर है, ये टनल बनाते हुए एक साइड से दूसरे साइड चला जाता है। मतलब आप अगर इसका ट्रांजिशन स्टेट देखना चाहते हो तो ट्रांजिशन स्टेट ऐसा हो जाएगा, अगर टॉप से देख रहे हो तो CH3N HNET ऐसा हो जाता है, एंड लोन पेयर बिल्कुल न्यूक्लियस के अंदर होते हुए दूसरे साइड चला जाता है, टनल बनाते हुए। इसको बोलते हैं क्वांटम टनलिंग फिनोमेना। तो पहले प्लेनर होगा एंड फिर उसके बाद मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि इसका लोन पेयर अभी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है दोनों तरफ, p ऑर्बिटल में जा चुका है, एंड फिर एकदम से फ्लिप कर करके दूसरे साइड चला जाएगा। दूसरे साइड का मतलब कि अब ये लोन पेयर इधर, ये CH3 इधर, ये ET इस साइड, इसको बोलते हैं इन्वर्जन। एंड इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है, ऐसा नहीं है कि एक सेकंड में 10 बारी इधर से उधर जा रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत रैपिड इन्वर्जन होता है यहां पे, रैपिड इन्वर्जन, वेरी फास्ट। अब वेरी फास्ट होने से क्या होगा, किसी भी मोमेंट पे अगर मान लो आपने 100 मॉलिक्यूल लिए हो, इक्वल प्रोबेबिलिटी विल बी देयर ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लिवो फॉर्म, क्योंकि उनमें से 50 इधर वाले में होंगे, 50 इधर वाले में होंगे। समझ आ रहा है? ये जो रैपिड इन्वर्जन होने की वजह से हर समय हर मोमेंट पे ये रेसमिक मिक्सचर होता है। अच्छा, मजेदार बात ये है कि रेसमिक मिक्सचर से अलग भी है, क्योंकि रेसमिक मिक्सचर को अगर हम ऑप्टिकली प्योर फॉर्म से रिएक्शन करा दें तो वो डाइस्टीरियोमर बन जाता है, एंड फिर उनको हम अलग करके फ्रैक्शंस वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, उनको बिल्कुल सेपरेट कर, इनको कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसमें ये मॉलिक्यूल विद इन सेकेंड पता नहीं कितनी बार एक दूसरे में चेंज हो रहे हैं। आ रहा है बात समझ में ना? विद इन सेकेंड्स दे आर चेंजिंग। एक अकेला मॉलिक्यूल आप पकड़े हो, वो तुरंत ऊपर नीचे से कर रहा है। तो इसका मतलब आप चाहे 5 मॉलिक्यूल का कॉम्बिनेशन ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, ये हमेशा हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर रहने वाला है। इसको एक टर्मिनोलॉजी भी देते हैं, अम्ब्रेला इफेक्ट। जैसे आंधी वगैरह आ जाए, अम्ब्रेला लिए हो, जिधर से हवा चल रही है वो एकदम से पलट जाएगा, फिर दोबारा इधर की तरफ कर दो, फिर
वापस सही हो जाएगा। तो ये जो इन्वर्जन है इसको अम्ब्रेला इफेक्ट या अमाइन इन्वर्जन बोलते हैं। लिखो ये बात, लिख लो। These two molecules, I'm talking about these two molecules, are optically inactive due to rapid inversion. Due to rapid inversion. याद रखना बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ रैपिड इन्वर्जन का केस, क्वांटम टनलिंग का केस सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन एंड कार्बन पे नेगेटिव के अलावा और कहीं नहीं ऑब्जर्व होता है। यानी अगर आपके पास फास्फोरस आ गया सेम कहानी लिखते हुए तो इट इज ऑप्टिकली एक्टिव, ये ऑप्टिकली एक्टिव है। मतलब जो ट्रांजिशन होने के लिए एनर्जी चाहिए यहां से यहां और इसके बाद पलटने के लिए वो इसको ज्यादा चाहिए, और नाइट्रोजन एंड कार्बन ऐसे हैं जिनको सबसे कम एनर्जी चाहिए होता है फ्लिप होने के लिए। ठीक है, exclusively observed in case of carbon and amines. Rapid inversion takes place. Rapid inversion takes place. Note it down. अगला देखें, बोलिए। अब क्वेश्चन आता है कि सर इस इन्वर्जन को स्टॉप कर सकते हैं क्या किसी तरीके से? क्या ये जो टेंडेंसी है इसको थोड़ा कम कर सकते हैं? टेंडेंसी कम करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाना पड़ेगा, EWG। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीजेस द टेंडेंसी ऑफ इन्वर्जन। लिख लो, जैसे अगर पूछा जाए NH3 NCl3 में किसमें इन्वर्जन का टेंडेंसी हाई है? आंसर विल inversion tendency will be higher for this. Electron withdrawing group, presence of electron withdrawing group decreases the tendency of inversion. ना इंटरेस्टिंगली अगर आप बल्कियर ग्रुप डालते हो तो खुद बताओ जल्दी से प्लेन में आ जाएगा भाई? अगर बल्की ग्रुप डालोगे इन्वर्जन टेंडेंसी, बल्की ग्रुप डालोगे तो इनमें रिपल्शन भी होगा। बोलो भाई, बोलो ना। अगर आप यहां बल्क डालते हो बड़े बड़े ग्रुप्स तीनों में तो इनमें रिपल्शन होगा ना, तो ये इजिली प्लेन में आएंगे। जैसे ही प्लेन में आएंगे ये लोन पेयर इधर की तरफ आ जाएगा और ये उल्टा हो जाएंगे। यही तो मैं समझा रहा हूं, यही है इन्वर्जन। तो विड्रॉइंग ग्रुप टेंडेंसी डिक्रीज करता है जबकि बल्कीनेस इंक्रीजेस, तो इन्वर्जन और इजिली हो जाएगा यहां पे। इन्वर्जन टेंडेंसी इन्वर्जन टेंडेंसी सबको क्लियर है? एक चीज है कि अगर आप चाह रहे हो कि एकदम ब्लॉक ही हो जाए, टेंडेंसी का बात ही छोड़ो, हम तो चाहते ही नहीं कि इन्वर्जन हो, तो क्या करें? अगर आप चाह रहे हो कि इन्वर्जन हो ही ना तो क्या कर दो, ये जो पहले प्लेन में बन रहा था इसको प्लेन में बनने ही मत दो। प्लेन में बनने नहीं देने का क्या तरीका है भाई? क्या तरीका है?
मैं इसको रिंग का पार्ट बना दूं। जैसे देखो, अब बताओ, ये ब्रिज नाइट्रोजन हो गया। क्या ये अब इसके अबाउट प्लेन बन सकता है? नहीं, कैसे बनेगा भाई, ये पूरा इधर की तरफ कनेक्टेड है। ये ऐसे आएगा तो एंगुलर स्ट्रेन बहुत ज्यादा आ जाएगा मॉलिक्यूल में। सो ये प्लेनर बन ही नहीं सकता है, ये प्लेनर नहीं बन सकता है। इसका मतलब ये अपोजिट साइड जा ही नहीं पाएगा। सो नो इन्वर्जन इन दिस केस, लिख लेना, नो इन्वर्जन, टेंडेंसी की बात ही नहीं, नो इन्वर्जन। क्यों कोई इन्वर्जन नहीं है? अबाउट नाइट्रोजन कैन नेवर अटेन प्लेनर कॉन्फ़िगरेशन। क्यों नहीं कर सकता ये प्लेनर? ड्यू टू एंगुलर स्ट्रेन विल इंक्रीज, उससे बचने के लिए ऐसा कर रहे हैं। हाँ ध्यान रखना, तीनों रहना चाहिए। ये नहीं कि आपने ऐसा कर दिया और बोल रहे हो कि सर यहाँ इन्वर्जन नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं, आराम से इन्वर्जन होगा इसमें, इन्वर्जन विल टेक प्लेस। यहाँ इन्वर्जन हो जाएगा, तीनों तरफ से वो जुड़ा रहना चाहिए। कोई भी एंड खाली कर दोगे तो आराम से इधर इधर, वो वैसी वाली बात हो जाएगी कि रिंग इधर है, CH3 ऊपर, CH3 नीचे, CH3, और यहां से तो आराम से प्लेनर बन सकता है, 120 डिग्री का एंगल आता है। समझ आ रहा है ना? ये ऑल थ्री साइड से रिंग का पार्ट होना चाहिए, दैट इज द ओनली केस वेयर। आ गया बात समझ? तो ये बात हमेशा याद रखोगे, ये पूछता भी है। और इसी को क्या बोलते हैं? अम्ब्रेला इफेक्ट। दिस इन्वर्जन इज नोन एज अम्ब्रेला इफेक्ट। ओके, चलिए। तो मैंने आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी से रिलेटेड सारे केसेस करा दिए हैं। अब देखो, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल हैं नेचर के अंदर जो बहुत ज्यादा स्टीरियो सेंटर रखते हैं अपने पास, बहुत ज्यादा स्टीरियो सेंटर। कौन से हैं वो मॉलिक्यूल? मोस्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइफ, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, है ना, अमाइंस। तो इतने ज्यादा इसमें सेंटर्स हैं कि इनमें एक और टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज करते हैं, कैपिटल डी एंड कैपिटल एल। अगेन, कैपिटल डी का मतलब डेक्स्ट्रो नहीं है, कैपिटल एल का मतलब लिवो नहीं है। लिवो डेक्स्ट्रो किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल डी एंड स्मॉल एल। डेक्स्ट्रो लिवो क्या बताता है? लाइट को कौन क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, और लिवो का मतलब लाइट को एंटी ऑप्टिकली एक्टिव, यही ना? जबकि कैपिटल डी कैपिटल एल इज अ रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। हेडिंग डालो, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन in case of biomolecules, relative configuration in case of, फिक्स कर लेते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट एंड अमीनो एसिड्स, relative configuration in case of अमीनो एसिड। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, अच्छा ब्रैकेट में लिख लेना, कैपिटल डी एंड कैपिटल एल, इसके बारे में डिस्कस करें, कैपिटल डी एंड कैपिटल एल। पहला पार्ट लिखो, इन अमीनो एसिड। देखो बेटा, आपको मालूम है कि अल्फा अमीनो एसिड का मतलब ब्रेक डाउन अगर करें तो ऐसा चीज जिसमें एसिडिक ग्रुप भी हो और उसमें अमीनो ग्रुप भी हो, यानी NH2। बोलो, इसको बोलते हैं अल्फा अमीनो एसिड। क्यों अल्फा अमीनो एसिड बोलते हैं? क्योंकि COH के रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन पे आपको NH2 ग्रुप। बीटा अमीनो एसिड वैसे कब होता? जब बीटा कार्बन पे हम रखते हैं NH2। तो इंटरेस्टिंगली पता है, जितना हमारे बॉडी में लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रोटीन प्रेजेंट है, सिंथेसाइज होता है, वो सारा का सारा अल्फा एमिनो एसिड ही होता है हमारे बॉडी में।
मालूम है ये बात? नहीं मालूम है? ध्यान रखना, आपको आगे चल करके देखने को मिलेगा। सो हमारे बॉडी में जो सिंथेसाइज होता है या जो हम इनटेक करते हैं आउटसाइड से, सारे के सारे अल्फा एमिनो एसिड होते हैं। इसमें और भी इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको भी थोड़ी देर में बताता हूं, ठीक है? तो प्रोटीन का ब्रेकडाउन जब आप करते हो, क्या होता है? जब भी आप प्रोटीन, एक पॉलीमर है, टेक्निकली पॉलीमर नहीं है, सो मेनी मॉलिक्यूल्स हैव क्लब्ड अप, तो हम उसको बायोपॉलीमर बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा है ना। आइडियली पॉलीमर क्या होता है? एक ही चीज का रिपीटेड यूनिट बन जाए। जैसे याद करो, पॉलीथीन, इथीन का एन टाइम्स हो जाए, यही चीज। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होता, यहां पे होगा ए इज कनेक्टेड विथ बी इज कनेक्टेड विथ सी, एंड देन ए आ जाएगा, फिर सी आ जाएगा, बी आ जाएगा। कुल मिला के फिक्स नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हैं, बट उनमें एक जरूरी नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर मोनोमर आइसोलेट कर पाओ। तो पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड बोल सकते हो, बट पॉलीमर ऑफ द सेम अमीनो एसिड आप नहीं बोल सकते। अमीनो एसिड का मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ अमीनो। तो जब इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सोर्सेज हैं, कोई बताएगा कितने अमीनो एसिड मिलते हैं? हाँ बोलो। हाँ, तो मतलब 20 स्टार मार्क कंडीशन अप्लाइड करके बोला जाता है 20 है, 20 अमीनो एसिड्स आर देयर। और कोई इसमें है डिस्क्लेमर टाइप में? नहीं, चलो, नहीं, एसेंशियल नॉन एसेंशियल की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, तो बात कर रहा हूँ कि 20 है या उससे ऊपर। हाँ, एज पर एनसीईआरटी बुक 20 अमीनो एसिड है, और 22 भी लिखा जाता है कंसिडरिंग फ्यू वेरी रेयर स्पीशीज। अगर उन सबको भी ले लें तो 22 टोटल मिला करके दिखाता है। पर ठीक है, हमें 20 रखना है दिमाग में। मतलब आप सोच लो, इतना कॉम्प्लिकेटेड बॉडी है, चाहे मेरा हो या मुस्कान का हो या अर्षिया का हो, सबके कंपोनेंट को अगर ब्रेक डाउन करके अगर उसके अंदर प्रोटीन निकालोगे, उनकी हाइड्रोलिसिस करोगे, तो यही 20 अमीनो एसिड इसके अंदर भी मिलने वाले, यही मेरे अंदर भी मिलने वाले। इतने से ही सारा कॉम्पोजिशन क्रिएट हुआ है, ठीक है? अब वो कोई भी प्रोटीन का सोर्स ले लोगे, उसमें यही। सो व्हाट आर अल्फा अमीनो एसिड्स which have NH2 with respect to COH at alpha position। अब क्वेश्चन ये आएगा कि सर इसमें स्टीरियो सेंटर का बात आएगा? बिल्कुल आएगा। देखो, अल्फा पे हमारे पास COH NH2 और अगर H हो गया तो ये R ग्रुप है। अगर RH नहीं हुआ, R अगर H नहीं हुआ तो ये कायरल कार्बन हो जाएगा। एंड सिंगल कायरल कार्बन वाले सारे कंपाउंड क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव। बोलो। तो जितने भी अमीनो एसिड देखा जाता है, एक को छोड़ करके, कौन सा? जिसका नाम है ग्लाइसीन। क्या नाम है बेटा? उसको अगर छोड़ दिया जाए, ये ग्लाइसीन, ये आर की जगह पे, कोई बताएगा? देखो तुम लोग का दिमाग कितना चल रहा है अभी, कितना थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। क्या नाम होता है? है ना? तो अब ऐसे नहीं कि यहाँ इथाइल लगा दिया, प्रोपाइल लगा दिया, ऐसे चेन बढ़ाते जा रहे हो। ऐसे बनाओगे तो इन्फिनिट बन जाएंगे। टोटल 20 है, तो ये तो फॉर्चुनेट है कि भाई HNCH3 होता है, ET का कोई नहीं है, PR का भी कोई नहीं है ना? तो ये ग्लाइसीन है, ये एलेनिन है, ऐसे फिनाइल एलेनिन होता है। कोई बताएगा फिनाइल एलेनिन कैसे? अरे क्यों नहीं है ये सब? सब तो कैसी बात कर रहे हो? कितना पिट्टू होगा तुम लोग का ना। चलो अब देखते, NH2H, एनी वन, फिनाइल एलेनिन। कोई बात नहीं, तो मैं आपको कुछ ट्रेलर दिखा रहा था कि ग्लाइसीन है, ऐसे ऐसे सब बहुत सारे हैं, नाम बताऊंगा तो एनीवन हु नोज द नेम, आई विल टेक फ्यू ऑफ देम। अगर आप बस ऐसे ही रैंडमली दिमाग में रखना, बायोमोलिक्यूल में यूज आएगा। वेट 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 वेट, ग्लाइसीन, एलेनिन, वैलिन,
ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, बोलो बोलो ना। हाँ, आर्जिनिन, बोलो, ट्रिप्टोफेन, और बोलो, टायरोसिन, बिल्कुल सही है, सिरीन ना, बता तो दिया, कितनी बार रिपीट करेगा इतनी। स्पार्टमाइन बोलते हैं। चलो, मतलब कहने का कि आपको दिमाग में ये रख, बिल्कुल, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बहुत बढ़िया। तो मतलब ये है कि बच्चों ये आपको पढ़ना है बायोमोलिक्यूल में ना, केमिस्ट्री में उनके स्ट्रक्चर्स भी याद करने, उनके स्ट्रक्चर से सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। बट चलो अभी तो मुझे सिर्फ इसका स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट आपसे डिस्कस करना। अगर आप ध्यान से देखो तो ओनली ग्लाइसिन को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी के सभी ऑप्टिकली एक्टिव हैं, दे हैव कायरल सेंटर्स। नाउ द क्वेश्चन इज सर कि अगर ये कायरल सेंटर है तो विल गेट टू टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन ना, ये दोनों, ये और ये, है ना। अब आर बदलते जाएंगे तो उससे कॉन्फ़िगरेशन बदले या ना बदले, आरएस कॉन्फ़िगरेशन बदले या ना बदले, लेकिन कितने लोग कह रहे हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी का हमें आइडिया तभी लगेगा, एक्टिव है बट वो डेक्स्ट्रो है या लिवो है वो कैसे पता चलेगा, वो पोलैरिमीटर में हर बार ही डाल करके चेक करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये लेफ्ट साइड है ये राइट साइड है तो एक लेफ्ट हो गया तो सारे के सारे पॉजिटिव ही हो गए, डेक्स्ट्रो ही हो गए, ऐसा कोई रूल नहीं होता है, दिमाग में अच्छे से बिठा लो। सारे लेफ्ट होते हुए भी कुछ डेक्स्ट्रो हो जाएंगे, कुछ लिवो हो जाएंगे। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा कि भाई इनमें से नेचर में कौन सा मिलता है, लेफ्ट वाला, राइट NH2, ये सब के सब। आंसर है ये नेचुरली अकरिंग होता है और इसको बोलते हैं एल अमीनो एसिड। naturally occurring amino acid are L amino acid to the left side, और कैपिटल D वाला ये पार्ट है, डी अमीनो एसिड। याद रहेगा सबको, अगर आप फिशर प्रोजेक्शन बनाते हो इस तरीके से जिसमें COH बिल्कुल टॉप पे हो और R ग्रुप नीचे हो वर्टिकल लाइन पे, तो इस केस में NH2 राइट साइड हो तो D, लेफ्ट हो तो L। याद रहेगा, ग्लाइसिन इज द ओनली अमीनो एसिड विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो इसके लिए DL का कोई मीनिंग नहीं है। क्या ये कैपिटल D कैपिटल L क्या ऑप्टिकल एंगल ऑफ रोटेशन के डायरेक्शन को बताता है, बिल्कुल नहीं ना, ये रिलेटिव है। कहां से है वो मैं भी आपको समझाऊंगा, कहां से रिलेट किया है। नोट कर लिया, ये बात ऐसे ही नोट कर लो, कितना ही सिंपल है ये। हो गया बेटा, बोलिए, मिटा दूं? ठीक है सबको यहां तक? आइए अब देखते हैं हम लोग कैपिटल D एंड कैपिटल N इन केस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। लिखिए कैपिटल D एंड कैपिटल L इन केस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कैपिटल D एंड कैपिटल L
इन केस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो देखो जैसे मैंने बताया, प्रोटीन कहीं का भी हो लिविंग ऑर्गेनिज्म का, अगर आप उसको हाइड्रोलिसिस करोगे तो लास्ट में आपको अल्फा अमीनो एसिड मिलेंगे, और नेचुरली अकरिंग अल्फा अमीनो एसिड्स आर इन एल कॉन्फ़िगरेशन। वैसे ही कार्बोहाइड्रेट, अब वो चाहे पोटैटो से मिल रहा हो कार्बोहाइड्रेट, या नॉर्मल व्हाइट राइस से मिल रहा हो, ब्राउन राइस से मिल रहा हो, कैसी भी जगह से मिल रहा हो, नेचुरली अकरिंग जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं, दे आर मोस्टली इन कैपिटल डी कॉन्फ़िगरेशन। किसके कैसा कॉन्फ़िगरेशन है? दिमाग में आएगा कि चलो ठीक है सर, हाइड्रोलिसिस कराओगे कार्बोहाइड्रेट की, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की हाइड्रोलिसिस कराओगे तो सिंपलर कार्बोहाइड्रेट में ब्रेक डाउन होगा। और सबसे सिंपलेस्ट कौन सा होता है कि भाई ब्रेक डाउन करते करते जो सबसे छोटा यूनिट हो उसको बोलते हैं मोनोसैकेराइड। क्या बोलते हैं? सो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रोलिसिस करके सिंपलर, और उसको फर्दर करोगे तो सिंपलेस्ट फॉर्म इज मोनोसैकेराइड। अब पूछा जाता है मोनोसैकेराइड या सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट आखिर होते क्या है फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से? प्रोटीन में तो समझ में आ गया, अमीनो एसिड दोनों प्रेजेंट होते हैं, NH2COH। ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन करोगे तो इसमें क्या मिलेगा? तो देखो, एक में अमाइन और कार्बोक्सिलिक एसिड हो गए, दूसरे में अल्कोहल, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स मिलते हैं। समझ में आया? तो पूछते हैं कि क्या होता है फिर कार्बोहाइड्रेट, तो उसको एक लाइन में डिफाइन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। लिखो, कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। ठीक है? सबसे छोटा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड एक ग्रुप जिसको हम कार्बोहाइड्रेट का नाम दे सकते हैं। कैन एनीवन टेल द स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट? द स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट जिसको हम कार्बोहाइड्रेट बोल सके, कितने हो? तो भाई पॉलीहाइड्रोक्सी चाहिए, एल्डिहाइड और कीटोन ना। तो देखो, मैं बना रहा हूं CHOOH, भाई कम से कम दो तो रखे तभी तो उसको पॉली बोल सकते हैं। इसका नाम होता है ग्लिसरल डिहाइड। ग्लिसरल डिहाइड। ग्लिसरल डिहाइड सही है ना? ग्लिसरल डिहाइड। अब देखिए ग्लिसरल डिहाइड में बेटा ये सेंटर देखो, तो ये कौन सा है? कायरल। तो अब मैं फिशर प्रोजेक्शन बनाऊंगा तो मैं सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजेबल ग्रुप को, या जिसमें उस कार्बन का जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा हो, मैं उसको एकदम टॉप लाइन पे रखूंगा, और लंबी चेन को मैं सीधा वर्टिकल लाइन पे रखूंगा। जनरली यही पैटर्न हमेशा फॉलो करते हैं, कार्बन कार्बन चेन को वर्टिकल लाइन पे रखते हैं, उनमें जिस कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा उसको टॉप पे रखते हैं। इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड था तो COH ऊपर रखा। अब ये बन गया OH एंड ये H। एक और बनाते हैं, तो बेटा देखो ये दोनों में OH राइट साइड में है तो इसको बोलते हैं डी ग्लिसरल डिहाइड, और इनको बोलते हैं L ग्लिसरल डिहाइड। अच्छा एक चीज और ध्यान देना, एक चीज और ध्यान देना, इंटरेस्टिंगली ये पॉजिटिव भी होता है, ये नेगेटिव भी होता है। पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब ये जो साइन है ये डेक्स्ट्रो बता रहा है, और ये क्या बता रहा है? लिवो। लिवो रोटेटरी, मतलब डी ग्लिसरल डिहाइड डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, और एल ग्लिसरल डिहाइड लिवो रोटेटरी।
तो ये तो मैंने सबसे छोटा आपको कौन सा दिया, एल्डिहाइड दिया। पता है दोनों फंक्शनल ग्रुप है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को एल्डोज बोलते हैं और इसको कीटोज। तो एल्डोज का सबसे छोटा पार्ट क्या था, मैंने बोला ग्लिसरल ग्लिसरल्डिहाइड, सबसे छोटा। आपको दिमाग में आएगा सर सबसे छोटा हो गया, चलो डीएल तो समझ में आ गया। अब सर मान लो भाई अमाइनो एसिड में तो अल्फा पोजीशन पे ही हम देख रहे थे, अब यहां पे मान लो और एक OH आ जाए तो, अभी तक 3 कार्बन थे 4 ला दो तो, यानी लेट अस डिस्कस द केस ऑफ CHO, CHOOH, CHOH एंड CH2OH। इसके कितने आइसोमर आएंगे बेटा, स्टीरियो आइसोमर? एक रफ पे करके बताओ, फिर मैं आपको समझाता हूं, और ड्रॉ भी करो उसको, जल्दी करो। कर लिया? आओ दिखाता हूं कितने बनेंगे बेटा, 4 बन रहे हैं, दिख रहे हैं ना? देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। क्या ये एक बन गया, आपको दिख रहा है, जिसमें दोनों OH राइट हो गए? बोलो। फिर एक बनाता हूं, जिसमें दोनों OH क्या हो जाएं, लेफ्ट। सबको समझ आ रहा है क्या? तो कितने लोग कह रहे हैं ये दोनों कुछ नहीं सर, इनैंशियोमर ही तो है? बोलो ना, इनैंशियोमर ही है ना? अच्छा जी, इसके अलावा फिर कौन सा करूं मैं? बोलो ये दोनों भी मिरर इमेज है? बोलो भाई, ये दोनों भी क्या है, इनैंशियोमर। ये दोनों भी क्या है?
अच्छा, अब मेरी बात समझना। ये दोनों भी इनैंशियोमर है और ये दोनों भी इनैंशियोमर है। अब भाई इसमें कैपिटल डी कैपिटल एल कैसे असाइन करें, मेरी हेल्प करो तुम भाई। क्या, मुझे लगता है तुमसे क्वेश्चन कुछ पूछना ही बेकार है। बताओ, बस जो जो ये रटी रहती है बस वो फटफट आंसर आएगा। OH राइट साइड में हो गया तो OH कौन सा OH? देखो यहाँ पे दो OH है, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी। यहाँ देखो दोनों इस साइड में है, तो इसलिए चलो कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे तो कर ही सकते हैं। लेकिन इसमें देखो ऊपर वाला लेफ्ट है, राइट नीचे वाला राइट है, यहाँ कैसे डिसाइड करें? तो हमेशा याद रखना, लास्ट एसिमेट्रिक सेंटर को ध्यान रखते हैं। इस वर्टिकल सेंटर पे लास्ट, जैसे ये पहला वाला था, ये दूसरा एसिमेट्रिक है। यानी यूं कह लो कि जो CH2OH से सटा हुआ कायरल सेंटर है उससे डिसाइड होता है। याद रहेगा, ऑलवेज डिसाइड बाई द कायरल सेंटर विच इज डायरेक्टली अटैच्ड विद CH2OH। अब बताओ ये इधर किसमें है? राइट साइड, यानी ऐसे बना लो डॉट डॉट डॉट, ये हाईलाइट पॉइंट है हमारा। यानी बेटा ये दोनों कैसे कैटेगरी के हैं? ये दोनों डी फैमिली के हैं, और ये दोनों कैसे हैं? एल फैमिली के। याद रहेगा सबको? लास्ट सिमेट्रिक। अब पूछोगे सर इसके पीछे क्या रीजन है, तो ऐसा बोलते हैं कि जब भी कोई हमारे पास कार्बोनिल आता है ना, तो हम ऑक्सीडाइज करके कार्बन कम करते जाते हैं, और कार्बन गायब पता है कहां से होता है? टॉप से होता है, जो सबसे इजीली ऑक्सीडाइज हो सके। एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड एंड उसको फिर CO2 बना के निकाल देते हैं, फिर ये कार्बन CHO बन जाता है। तो जब करते करते आओगे तो जब ये गायब हो जाएगा तो ये CHO बन गया, तो CHO इसके जैसा मैच कराओ, जो राइट में हो वो हमारा डेक्स्ट्रो है, जो लेफ्ट में हो वो, इसलिए हमेशा लास्ट वाले से देखते हैं। ठीक है, याद रहना चाहिए सबको। ये ऑक्सीडाइज होते होते गायब होता जाता है, तो लास्ट एक कायरल सेंटर पे जब आएगा तो यही रेफरेंस मॉलिक्यूल है। कोई कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीडाइज होते 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 जब ग्लिसरॉल्डिहाइड में बदल रहा है, लास्ट फेज उसका ग्लिसरॉल्डिहाइड होगा। अब मैं अगर 3 भी ले लेता हूं, तो पहले ये गायब होता है, फिर ये गायब होगा, फिर ये गायब हो जाएगा, लास्ट मतलब यहां पे रुक जाओ, बेसिकली इस जगह पे रुक जाओ, क्योंकि आपको यहां क्या बनाना है? CHO। अब यहां पे फिर चेक कर लेना, तो इस जगह पे आने के बाद, यानी ये सेंटर पे जब चेक करते हो, तो जो भी ऑक्सीडाइज होने के बाद इसके जैसा कॉन्फ़िगरेशन रखे वो सबको डी कैटेगरी। तो हम पहले से ही दिमाग में रख लें भाई ऑक्सीडाइज कौन करने जाए, पहले ही दिमाग में रख लो कि भाई चेक ही वहीं पे करना है जहां CH2OH का कार्बन जाकर के अटैच्ड है। याद रहेगा सबको? हाँ, तो ये सब डी कैटेगरी के हैं। अच्छा बताओ, ये दोनों इनैंशियोमर है, मिरर इमेज है, ये दोनों इनैंशियोमर है, क्या ये और ये मिरर इमेज है एक दूसरे के? क्या ये और ये मिरर इमेज है? बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका दोनों OH एक तरफ है, मिरर लगाओगे तो दोनों एक ही तरफ आना चाहिए, इसमें एक OH इधर एक। ऐसे स्पीशीज को जो एक दूसरे के मिरर इमेज ना हो उनको क्या बोलते हैं? डाई स्टीरियोमर। क्या बोलते हैं? अच्छा ये दोनों देखो, क्या ये दोनों मिरर इमेज है क्या? देखो नहीं है ना, ये क्या है? डाई स्टीरियोमर। ये दोनों क्या है? डाई स्टीरियोमर। क्रॉस में क्या है? डाई स्टीरियोमर। डाई स्टीरियोमर का खास बात क्या है? ऐसे स्टीरियो आइसोमर होने चाहिए which are not the mirror image। Distereomer are the stereoisomers which are not the mirror image। समझ में आ गया? ये मिरर इमेज नहीं है एक दूसरे।
गॉट इट? डाइस्टीरियोमर का मतलब क्या है? स्टीरियो आइसोमर्स विच आर नॉट द, और खास बात क्या होती है? डाइस्टीरियोमर हैव डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, जबकि एनांशियोमर का सेम मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। कहने का मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा, इसका और इसका अलग होगा, इसका इसका सेम होता है, इसका इसका सेम। समझ में आ गया सबको? हाँ, तो पता है इसको क्या बोलते हैं? देखो, जब दो OH एक ही तरफ हो तो इसको बोलते हैं इरिथ्रोज। क्या नाम होता है? अब जब अपोजिट साइड हो जाए तो थ्रियोज। सिर्फ OH ही नहीं, कोई भी सिमिलर ग्रुप। एरिथ्रोज एंड थ्रियोज वर्ड इज यूज्ड व्हेन यू हैव आइडेंटिकल ग्रुप ऑन द सेम साइड। तो इसका नाम होगा कैपिटल डी एरिथ्रोज। मैं साइन लिख नहीं रहा हूं, ये क्या है? कैपिटल एल एरिथ्रोज। एरिथ्रोज है, देखो ना, एक साइड है, अब वो लेफ्ट साइड हो या राइट साइड से फर्क नहीं पड़ता है, नाम उनका एरिथ्रोज। लेफ्ट राइट होने से क्या होगा? एल एंड डी आएगा बस। ऐसे ये क्या था? डी थ्रियोज, सॉरी, हाँ जी थ्रियोज है, क्योंकि OH OH अपोजिट साइड। और ये क्या है? एल एरिथ्रोज एंड थ्रियोज। याद रहेगा सबको? एरिथ्रोज एंड थ्रियोज, दो कायरल सेंटर आ जाए, आइडेंटिकल ग्रुप सेम साइड में हो तो एरिथ्रोज, अपोजिट साइड में हो तो थ्रियोज। एरिथ्रोज एंड थ्रियोज। सबको क्लियर हो गया बेटा? बोलिए। हाँ, है ना? अब मैं ऐसा कार्बोहाइड्रेट लूंगा जिसमें कितने सेंटर मैंने इधर दिए थे? दो कायरल सेंटर ना, एक और बढ़ा देता हूं, देखते हैं आप लोग क्या करते हो। मैंने आपको पहले सिखाया हुआ है कैसे हम लोग नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर निकालते हैं। 1 2 3 है एंड फोर्थ पे मैं CH2 है। इसके कितने आइसोमर होंगे बेटा? ड्रॉ करो फटाफट, जल्दी ड्रॉ करो, वही फिशर प्रोजेक्शन वाली चीजें ड्रॉ करो। तो आपको समझ में आ गया ना, कार्बोहाइड्रेट के लिए रेफरेंस मॉलिक्यूल कौन है? ग्लिसरल्डिहाइड। ग्लिसरल्डिहाइड इज द रेफरेंस मॉलिक्यूल फॉर कैपिटल डी एंड कैपिटल एल।
बोलिए बेटा, बना लिए आप लोगों ने? एक काम करो, सिर्फ इसके डी वाले फॉर्म बनाओ, सारे मत बनाओ। हाँ, ओनली डी, कैपिटल डी। ड्रॉ ऑल द डी फॉर्म ऑफ दिस मॉलिक्यूल। कितने बना रहे हो? हाँ, चलें देखें। चलो आओ देखते हैं बेटा, आओ दिखाता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। देखो, CHO, ये तीनों एक तरफ OH, बोलो। Anyone who knows the name of this? 1, 2, 3, 4, 5 carbon, all OH on one side is known as ribose. कितने लोगों ने ये नाम सुना है? अरे बाबा, DNA RNA यार, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लियस, ये 9वीं से पढ़ते हुए आ रहे हो आप लोग, 9वीं 10वीं में है ये सारी कहानियां हैं। तो ये वही राइबोज है जो आप लोग पहचानते हो। कौन सा है ये? डी राइबोज। पता है ऑप्टिकल एक्टिविटी इसकी लिवो साइड में होती है, दिस इज लिवो। यही मैं बोल रहा था, कैपिटल डी का इससे कोई लेना देना ही नहीं है, लिवो रोटेटरी है, देखो ना। तो कैपिटल डी कैपिटल है। अच्छा, ये क्या हो गया? मैंने आपको बताया राइबोज। बताइए, ये OH लेफ्ट हो जाए, बताओ, एनीवन हु नोज द नेम? नहीं ध्यान है? चलो खैर कोई बात नहीं, याद रहे तो अच्छी बात है। ये भी डी फैमिली का है। अरे ये सुनो, बोले बाबा। अब बीच वाला एक तरफ कर दो, ये OH राइट, और एक ऊपर वाले कोई। बन गया क्या? मैं और कुछ कर सकता हूं? इसको बोलते हैं जाइलोज, और ये लाइजोज है। कैपिटल डी ये प्लस होता है, ये कैपिटल डी ये माइनस होता है। बताओ, एराबिनोज बोलते हैं इसको, एराबिनोज। मैंने ऐसे याद किया था, RAXN, रैक्सल, नॉट रास्कल, इज रैक्सल। राइबोज, एराबिनोज, जाइलोज, लाइजोज।
इतनी चीजें तुम लोग तो यार मेरे से ज्यादा याद किए होगे ये सब। हाँ चलो चलो जल्दी नोट करो इसको। कितने बन गए डी फॉर्म के? तो ऐसी एल वाले भी कितने बन जाएंगे? बट जल्दी खत्म करो, जल्दी खत्म करो इसको। ठीक है, यहां तक क्लियर है? बोले भाई। अच्छा टोटल नंबर ऑफ आइसोमर कोई बोले तो फट से नहीं निकाल पाओगे भाई तुम लोग? टोटल नंबर कितने कायरल सेंटर हैं? 3 3। और सबका आरएस अलग होगा ना क्योंकि सिमेट्री नहीं है, तो कितना आएगा 2 पे पावर 3। जब अनसिमेट्रिकल हो जाए तो सीधा जितने कायरल सेंटर हो वही पावर डाल देते हैं, 2 टू द पावर 3। हाँ बोलो। अनसिमेट्रिकल हो, अनसिमेट्रिकल का मतलब मैं 2 इक्वल हाफ में बात कर रहा हूं, तो 2 टू द पावर n ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म होता है। और अगर मॉलिक्यूल कैन बी डिवाइडेड इन 2 इक्वल हाफ, इन 2 इक्वल हाफ, तो इसमें 2 पार्ट बनते हैं, n अगर इवन हो जाए, n अगर ऑड हो जाए। तो इवन है तो ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म कितना हुआ? 2 टू द पावर, बोलो ना। मीजो फॉर्म कितना हुआ? 2 टू द पावर n बाई 2 माइनस। टोटल स्टीरियो कितना हुआ? ऑप्टिकली एक्टिव प्लस मीजो, ये दोनों को जोड़ लेते हैं, तो जोड़ लोगे दिस प्लस दिस। ऑड हो गया तो क्या हुआ? ऑड वाले ही केस में कैसा सेंटर होता है? स्यूडो एसिमेट्रिक। याद है वो 3 वाला केस एक कराया था मैंने आपको? तो ये जो सेंटर है अगर सिमेट्रिकल है मतलब ऊपर नीचे दोनों में सेम ग्रुप रख दूं। अब देखो 2 पार्ट में मॉलिक्यूल कट भी रहा है, पीओएस सीओएस की बात नहीं कर रहा हूं मैं अभी, 2 पार्ट में मॉलिक्यूल कट भी रहा है, ऊपर नीचे वाला एक जैसा ही है। और यहां वाले सेंटर को, तो इस सेंटर को कई लोग सोचते हैं कि भाई इसको लूं या ना लूं, तो काउंटिंग करने में लेते हैं, बट दिस सेंटर इज नोन एज स्यूडो एसिमेट्रिक। मतलब जब आप काउंट करोगे तो n की वैल्यू में 1 2 3 लिखना, बट एक्चुअल में ये सेंटर कायरल नहीं है, इसलिए स्यूडो एसिमेट्रिक या स्यूडो कायरल सेंटर बोलते हैं। n ऑड हो जाए, हैव 1 PSEUDO स्यूडो कायरल सेंटर, हैव 1 स्यूडो कायरल सेंटर। अब इसमें ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स बहुत तेजी से डिक्रीज करते, कितना होता है? 2 टू द पावर n माइनस 1 माइनस n प्लस 1 बाई 2 n माइनस 1, ये पावर में ही है सबका। एन मीजो कितना होता है? 2 टू द पावर n प्लस 1 बाई 2 माइनस 1। दोनों को जोड़ लोगे तो टोटल, ये माइनस में ये प्लस में गायब हो जाएगा, तो 2 टू द पावर n माइनस। जबकि इसके केस में टोटल क्या आएगा? दिस प्लस दिस। इसमें बहुत ज्यादा आइसोमर डिक्रीज कर जाता है। ये सारा कहानी किसके लिए वैलिड है? ओपन चेन मॉलिक्यूल्स के लिए। सो बेटा विद दिस वी आर डन विद द होल स्टीरियो आइसोमरिज्म। आप अच्छे से प्रैक्टिस करो एंड दैट्स ऑल फॉर द क्लास।